बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। पिछले क्लास में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया हुआ है। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज चौथा क्लास है। ये रहा मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विषय सूची। इसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल, और पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल का ये आज का हमारा तीसरा भाग या तीसरा क्लास हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग इसमें बात करेंगे प्रमुख राजपूत राजवंशों के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिहार या गुज्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश और चंदेल वंश के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें इन राजपूत राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रतिहार वंश या गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, ये जो प्रतिहार वंश है, इस प्रतिहार वंश का पूरा नाम है गुज्जर प्रतिहार वंश। चूंकि ये गुजरात क्षेत्र में शासन करते थे, इसीलिए इन्हें गुज्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो गुज्जर प्रतिहार है, ये प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का है ना वंशज मानते हैं। भगवान राम के जिस तरह से प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, तो जिस तरह से लक्ष्मण भगवान राम के द्वारपाल बन के उनकी रक्षा करते थे, तो उसी वंश से प्रतिहार खुद को संबंधित मानते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि लक्ष्मण के वंशज कौन थे, तो ये गुज्जर प्रतिहार खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है, इस वंश के संस्थापक जो थे ये थे नागभट्ट प्रथम। संस्थापक से प्रश्न पूछा जाता है। इनकी राजधानी आरंभ में उज्जैन थी और बाद में इनकी राजधानी कन्नौज हो जाती है। मिहिर भोज के समय में इनकी राजधानी जो है ये कन्नौज हो जाती है। क्यों हो जाती है ये आपको पता है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज विजय प्राप्त करेंगे, उसके बाद राजधानी कन्नौज हो जाएगी। ठीक है, इनका विस्तार क्षेत्र या साम्राज्य क्षेत्र जो था ये गुजरात में था, और इस वंश के प्रमुख शासक के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो नागभट्ट प्रथम जो संस्थापक थे, वत्सराज और मिहिर भोज, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बोलेंगे तो मिहिर भोज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस वंश में है। तो चलिए एक एक करके अब देखते हैं। ठीक है, एक अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख। इस ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ है कि नागभट्ट प्रथम ने आरंभिक अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। मोहम्मद बिन कासिम पहले सफल अरब आक्रमणकारी थे, लेकिन इससे पहले भी अरबों के आक्रमण भारत में होते रहे थे। तो इससे नागभट्ट प्रथम ने गुजरात की रक्षा की थी और इन्हें भारत में प्रवेश करने से रोका था। अगले शासक का नाम है वत्सराज। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ किया था। कल के क्लास में हमने देखा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था, इसको प्रारंभ करने वाले प्रतिहार नरेश वत्सराज थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद रखना है। इसके बाद आते हैं इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, जिसका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी उपाधि थी आदि वराह। ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक अवतार था वराह अवतार। ठीक है, इसी अवतार के आधार पर इन्होंने उपाधि धारण की आदि वराह, यानी ये मिहिर भोज जो है ये विष्णु के उपासक थे। इनकी उपाधि और ये किसके उपासक थे, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज ने आरंभ किया था, और मिहिर भोज के समय जो है ये कन्नौज पर इनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अब आते हैं इस वंश के अंतिम शासक। तो यशपाल जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे। यशपाल के बाद जो है इस वंश का पतन हो जाता है। अब प्रतिहारों का जब विघटन होता है, तो प्रतिहारों के विघटन के बाद इसके जो ध्वंसावशेष थे या इसके अवशेष थे, इस पे 3 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जैसा कि ये आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। प्रतिहारों के विघटन के बाद जो मालवा वाला क्षेत्र था, मालवा में परमार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुजरात का जो मूल क्षेत्र था, इसमें चालुक्य वंश की उत्पत्ति हुई, जिसे गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कहा जाता है। और कन्नौज वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर गढ़वाल वंश, ठीक है, गढ़वाल वंश के राजपूतों की उत्पत्ति हुई। यानी कि प्रतिहारों के विघटन के पश्चात परमार राजपूत, चालुक्य या सोलंकी वंश और गढ़वाल राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसमें से ये जो चालुक्य और गढ़वाल थे, ये प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, प्रतिहारों के सामंत के रूप में ये काम करते थे, और जब आपका
प्रतिहारों का पतन हो गया तो इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। जबकि ये जो परमार थे ये विदेशी मूल के शासक माने जाते हैं, यानी इनका जो है ये प्रतिहारों से विशेष लेना देना नहीं था। अब एक एक करके हम लोग तीनों पे बात करेंगे। पहले परमार को देख लेंगे, फिर चालुक्य को देख लेंगे और फिर गढ़वाल को। इस तरह से परमार, चालुक्य एंड देन गढ़वाल एक एक करके देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमार को। चलिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि परमार जो है ये विदेशी मूल के शासक थे। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कभी ये प्रतिहारों के तो कभी ये राष्ट्रकूटों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। परिस्थितियों के अनुरूप इन्होंने प्रतिहारों की भी सामंती की थी, प्रतिहारों के भी अधिकारियों के रूप में काम किया था और राष्ट्रकूटों के अधिकारी के रूप में भी ये काम करते आए थे। प्रतिहारों का जब पतन हुआ तो इन्होंने परमारों ने मालवा पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे इसका नाम था शीयक या श्रीहर्ष। ये संस्थापक और अंतिम शासक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखें। अब इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं तो इसमें दो शासक आपको याद रखने हैं, एक वाकपति मुंज और दूसरा भोज। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे भोज। इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी मालवा थी और भोज के समय में इनकी राजधानी हो जाती है धारा नगरी, जो कला और एक साहित्य के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विख्यात होता है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, धारा नगरी किनकी राजधानी थी, तो भोज के समय ये राजधानी बनती है और कला और साहित्य के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता है। अभी इस धारा नगरी के बारे और कुछ पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख शासकों में पहला जो थे वाकपति मुंज। ठीक है, वाकपति मुंज एक योद्धा तो थे ही, साथ ही साथ में ये विद्वान भी थे और विद्वानों का आदर भी करते थे। मुंज के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों का नाम यहाँ दिया गया है और इस साइड में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। तो ये जो दरबारी हैं ये और इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि श्रीहर्ष ने लिखा था नैषधीय चरित्र, पद्मगुप्त ने लिखा नव सहसांक चरित्र, धनंजय ने लिखा दश रूपक और हलायुद्ध ने लिखा अभिज्ञान रत्नमाला और मृत संजीवम। ये पुस्तकें हो या विद्वान हो, इनसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। वाकपति मुंज जो थे इन्होंने अपने समकालीन यानी अपने कंटेम्प्रेरी जितने भी एम्पायर थे, शासक थे, सभी को इसने पराजित किया था। परंतु जीवन के अंतिम समय में या राजपाट के अंतिम समय में यह तैलप द्वितीय, ठीक है, तैलप द्वितीय कौन था, तो तैलप द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का शासक था। इसके हाथों वाकपति मुंज पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। यद्यपि तैलप द्वितीय को वाकपति मुंज ने पहले काफ़ी युद्धों में हराया था, लेकिन अंतिम युद्ध, निर्णायक युद्ध में तैलप द्वितीय के हाथों वाकपति मुंज हार जाते हैं और वाकपति मुंज की मृत्यु हो जाती है। तैलप द्वितीय इनको मार देते हैं। वाकपति मुंज के बाद गद्दी पर बैठता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसका नाम था भोज। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यही वो भोज हैं। ठीक है, अब इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ये भी अपने पूर्वज के समान ही कला, साहित्य, शस्त्र शास्त्र सभी में निपुण थे। साहित्य में इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें कविराज की उपाधि दी गई। इन्होंने खुद भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, इसीलिए इनकी उपाधि कविराज थी। इनके समय में राजधानी जो है ये हो जाती है धारा नगरी। ठीक है, धारा नगरी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धारा नगरी जैसे मैंने पहले भी बताया एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में ये विकसित होता है और यहाँ पर जो भोज थे, भोज ने एक संस्कृत विद्यालय की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, इस संस्कृत विद्यालय का नाम रखा गया था भोजशाला और इस भोजशाला के प्रांगण में इन्होंने एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना भोज ने कहाँ करवाई थी, तो ये धारा नगरी में करवाई थी। और पूछा जाता है कि भारत के एकमात्र सरस्वती मंदिर कहाँ पर है, तो भारत का एकमात्र सरस्वती मंदिर जो है ये धारा नगरी में स्थित है और जिसको बनवाने वाले राजा भोज थे। ठीक है, अब भोज ने एक और काम किया कि इन्होंने भोपाल के सामने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था भोजपुर। ठीक है, तो भोजपुर नगर बसाने वाले जो हैं ये भी राजा भोज है। राजा भोज के बाद ये जो परमार वंश था, इस परमार वंश का पतन आरंभ हो जाता है और राजा भोज के बाद धीरे धीरे ये परमार वंश समाप्त हो जाता है। तो ये रहा परमार वंश का इतिहास। परमार के बाद अब हम देखते हैं चालुक्य सोलंकी वंश। ठीक है,
अब ये जो चालुक्य थे, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। गुजरात का जो चालुक्य सोलंकी वंश था, इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। ये संस्थापक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इनकी सत्ता का केंद्र जो था ये गुजरात था। गुजरात में जो खास जगह था इसका नाम है अनहिलवाड़, यानी इनकी सत्ता का केंद्र अनहिलवाड़ गुजरात में था। और इस वंश के अगर प्रमुख शासक की बात करते हैं तो इस वंश के प्रमुख शासकों में भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय, ये 3 शासकों का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यूँ तो शासक बहुत सारे हैं, लेकिन जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, हम विशेषकर उन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भीम प्रथम पर। ये जो भीम प्रथम है, भीम प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था विमल शाह। ठीक है, विमल शाह को जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो इस पुत्र प्राप्ति की खुशी में विमल शाह ने राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था विमल शाह ने। और विमल शाह जो थे ये भीम प्रथम के सामंत थे। ठीक है, तो ये हो गया। भीम प्रथम के सामंत का नाम था विमल, और विमल शाह ने स्थापित किया था जो है यहाँ पे मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये ऋषभ देव का, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का ये मंदिर है। ठीक है, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये आप लोगों को जानकारी है, आगे हम पढ़ेंगे भी। इन 17 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका जो था ये सोमनाथ के मंदिर, गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो जिस समय गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का जो शासक था ये गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम जो होते हैं इनके हाथों पराजित होते हैं और गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो ये थे कौन, तो ये थे आपके भीम प्रथम। क्लियर। अब आइए इसके बाद राजा बनते हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जो थे इनकी उपाधि अवंतीनाथ थी। इनके काल की महत्वपूर्ण घटना एक ही आपको याद रखना है कि इन्होंने जैन के प्रसिद्ध आचार्य, एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र को अपने दरबार में शरण दिया था। इससे ज़्यादा जयसिंह सिद्धराज के बारे में और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं लगती है। अब आते हैं इस वंश के अगले शासक जिसका नाम है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने, है ना, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था या गुजरात पर आक्रमण किया। इन्होंने सोचा था कि हम भी गजनवी की तरह जो है ये आक्रमण करेंगे और सोमनाथ को लूट खसोट कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि भीम द्वितीय शक्तिशाली शासक था और इसने गौरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, अब भीम द्वितीय के बाद चालुक्यों में जो है वैसे शक्तिशाली शासक हुए नहीं, इसीलिए इनके बाद में धीरे धीरे करके इनका जो शासन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। गुजरात का चालुक्य वंश जैसे ही विघटन की कगार पर जाता है इस क्षेत्र पर बघेल राजपूत कब्जा कर लेते हैं और बघेल राजपूतों का यहाँ पर अधिकार रहता है अलाउद्दीन खिलजी के आने तक। वो हम लोग आगे बात करेंगे। यानी आपको ये याद रखना है कि भीम द्वितीय के बाद जो है ये चालुक्यों का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से चालुक्यों का भी काम खत्म हो जाता है। चालुक्यों के बाद अब जो तीसरा वंश बना था प्रतिहारों के पतन के पश्चात, उसका नाम था गढ़वाल वंश। अब ये गढ़वाल वंश वाले जो थे ये भी प्रतिहारों के सामंत थे प्रारंभ में, और जैसे ही प्रतिहारों का पतन होता है इन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। अब ये गढ़वाल खुद को चंद्रवंशी मानते थे, ये चंद्रवंशी राजपूत मानते थे। इस वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था चंद्रदेव। संस्थापक आप याद रखिएगा। इस वंश के प्रमुख शासकों में आपको 2 शासक का नाम याद रखना है, एक गोविंद चंद्र और दूसरा जयचंद। जयचंद का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा। थोड़ा सा गोविंद चंद्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये गोविंद चंद्र जो थे इनके शासनकाल में एक तुर्क सेनानायक था तुगतिगिन, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और इस गोविंद चंद्र ने इस तुगतिगिन को युद्ध में परास्त कर दिया था। ठीक है, अब एक मनेर ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र मतलब तांबे पर लिखा हुआ पत्र है, लेख है। इस मनेर ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड का उल्लेख मिलता है। ये तुरुस्क दंड क्या था, परीक्षा में पूछा गया है। तो ये तुरुस्क दंड एक तरह का कर था जो ये गढ़वाल वंशी शासक किसानों से लेते थे। ये तुरुस्क दंड किसानों से लिया जाने वाला वह कर था जो तुर्क आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए लिया जाता था। यानी इस समय जो तुर्क आक्रमणकारी लोग हमला करते थे
और इनसे लड़ने के लिए जो सेना का खर्च होता था, जो साजो सामान की ज़रूरत होती थी, उसके लिए किसानों से एक अतिरिक्त कर लिया जाता था जिसको कहा जाता था तुरुस्क दंड। तो तुरुस्क दंड क्या था? तुर्क आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए किसानों से लिया जाने वाला एक कर था। क्लियर हो गया? अब गोविंद चंद्र के बाद आते हैं हम लोग जयचंद पर। ठीक है, जयचंद जो है ये इतिहास में काफ़ी बदनाम है, देश के गद्दार के रूप में। आइए देखते हैं इनकी कहानी। जयचंद जो थे ये गोविंद चंद्र के प्रपोता थे, है ना, परपोता थे। इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। ठीक है, ये जो संयोगिता थी, ये संयोगिता जो है ये दिल्ली के चौहान राजा, ठीक है, चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। ठीक है, अब जब इनकी पुत्री प्रेम करती थी और जयचंद ने इसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, तो इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान आते हैं और इसी स्वयंवर के बीच से संयोगिता का अपहरण करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं या भगा के ले जाते हैं, क्योंकि प्रेमिका थी, और इससे विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है ये जयचंद को काफ़ी तकलीफ होता है और जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ से शत्रुता हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता वाला जो प्रकरण मैंने बताया, इसके कारण जयचंद का चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता थी। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनके मित्र और राजकवि का नाम था चंदबरदाई। आपको याद होगा अग्निकुल के राजपूत वाले, वही चंदबरदाई। तो चंदबरदाई जो हैं, चंदबरदाई के अनुसार मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वाले जो थे ये जयचंद थे। यानी जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा बोलते हैं कौन? तो ऐसा बोलते हैं चंदबरदाई। ठीक है, अब बात है 1194 की। 1194 में चंदवार का युद्ध होता है और इस चंदवार के युद्ध में गोरी के हाथों जयचंद का वध हो जाता है। अभी मैं ये घटना को एक बार फिर से आपको रिपीट बताऊंगा, है ना। अभी डायरेक्ट चूंकि जयचंद चल रहे थे इसलिए जयचंद का वध मैंने बता दिया। तो जयचंद का वध होता है चंदवार के युद्ध में गोरी के हाथों। चंदवार का युद्ध 1194 में गोरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें जयचंद मारे जाते हैं। तो ये जयचंद की कहानी हो गई। अभी रिपीट होगा पृथ्वीराज के समय में। अब अगला वंश हम लोग देखते हैं चौहान वंश या चहमान वंश, है ना। ये चौहान वंश का ही दूसरा नाम है चहमान वंश, जो पृथ्वीराज की अभी हमने बात की इसी वंश के थे। ठीक है, अब आपने पढ़ा था पिछले क्लासों में अग्निकुंड के राजपूत। तो अग्निकुंड के राजपूत जो थे ये 4 राजपूत थे। उन 4 राजपूतों में से एक चौहान भी थे। मैंने आपको बताया था इसके याद करने के लिए प और च। ठीक है, प और च, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। तो उसमें से एक है चौहान, जिसके बारे अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये चौहान जो थे ये संभवतः इतिहासकारों का मानना है कि ये विदेशी मूल के शासक थे। चौहानों की सत्ता के भारत में कई केंद्र थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था ये था शाकंभरी। ठीक है, ये शाकंभरी जो है ये राजस्थान के पुष्कर में है। यहीं पर शाकंभरी माता का मंदिर है। ये एक्चुअल में पुष्कर जो है एक झील है। ये इस तरह से झील है, इसके किनारे जो है ये इस तरह से यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है शाकंभरी माता का मंदिर, और ये जो शाकंभरी है ये चौहानों की इष्ट देवी है। ठीक है, तो जो भी है ये आपको याद रखना है कि ये जो चौहानों की मुख्य शाखा थी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इनको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, अब शाकंभरी या पुष्कर के बाद इनकी सत्ता जो है ये अजमेर और दिल्ली तक फैल गई। बाद में ये शाकंभरी के बाद विस्तृत होकर के फैलते हैं पूरे अजमेर में, और पृथ्वीराज के समय इनकी शाखा जो है ये विस्तृत होकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब आते हैं इस वंश के संस्थापक पर। तो इस वंश के संस्थापक थे वासुदेव। याद रखना है, इनकी राजधानी प्रारंभ में अहिछत्र थी, बाद में अजमेर और फिर बाद में दिल्ली हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों की। ये अजय राज के बारे में आगे बताता हूँ आपको। इस वंश के प्रमुख शासकों में अजय राज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, यानी वही पृथ्वीराज चौहान। ये 3 शासक इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजय राज द्वितीय की। अजय राज द्वितीय जो थे, अजय राज द्वितीय अजमेर शहर के संस्थापक थे, और इन्हीं के समय में अजमेर जो है ये राजधानी बनती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बराबर पूछा हुआ है कि अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है अजय राज द्वितीय थे, और इसी के समय ये राजधानी बनती है। इसके बाद आइए देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ये जो शासक है ये क्रम से नहीं है, जो महत्वपूर्ण शासक है मैंने उसी को उठाया है। ठीक है, तो इसलिए क्रम का चक्कर आपको नहीं पढ़ना है, जो प्रश्न बनते हैं उन्हें माइंड में रखना है।
विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली जो है ये चौहानों की राजधानी बनती है। तो थोड़ा सा दिल्ली के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दिल्ली है, दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्लिका, ठीक है। दिल्ली शहर के जो संस्थापक थे ये तोमर राजपूत थे। तोमर शासक था अनंगपाल। इस अनंगपाल ने दिल्ली शहर को बसाया था, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ, इस विग्रहराज चतुर्थ ने कन्नौज के शासक विजय चंद्र को युद्ध में पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, है ना। यही जो विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ रहे, विग्रहराज चतुर्थ ने कन्नौज के शासक विजय चंद्र को युद्ध में पराजित किया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। क्लियर है। अब ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इनके दरबारी कवि का नाम था सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी थी। पूछा जाता है सोमदेव किनके दरबारी कवि थे, तो सोमदेव जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे और जो पुस्तक इन्होंने लिखा उसका नाम था ललित विग्रहराज, ठीक है। अब ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे ये खुद भी विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने खुद से एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हरिकेल, और ये क्या है, ये संस्कृत का नाटक ग्रंथ है, ठीक है। तो पूछता है हरिकेल किसने लिखा, तो हरिकेल लिखा था चौहान वंशी शासक विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये इसमें क्या है, तो ये जो है एक संस्कृत नाटक की पुस्तक है, ठीक है। अब इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक स्कूल या विद्यालय का निर्माण किया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे और इस मंदिर को इस विद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाएंगे। अगर आपको 2.5 दिन का झोपड़ा विद्यालय पूछा जाता है तो इसको बनाने वाले जो थे ये होंगे आपके कौन, ये होंगे विग्रहराज चतुर्थ। और अगर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के संस्थापक पूछा जाता है तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हम दिल्ली सल्तनत में देखेंगे। फिलहाल 2.5 दिन का झोपड़ा विद्यालय की कहानी। अब आते हैं हम पृथ्वीराज तृतीय पर। पृथ्वीराज तृतीय का ही दूसरा नाम है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इनकी उपाधि थी राय पिथौरा। पृथ्वीराज तृतीय पूछे, पृथ्वीराज चौहान पूछे या पृथ्वीराज राय पिथौरा पूछे, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, बचपन के मित्र, इनका नाम था चंद बरदाई। और चंद बरदाई ने जो पुस्तक लिखी इसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अब जयचंद की पुत्री का अपहरण किया था, मैंने कहानी अभी बताई, जिसके कारण जयचंद के साथ इसकी क्या थी, शत्रुता थी। अब आइए बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए युद्धों की। चूंकि जयचंद से शत्रुता थी इसीलिए ऐसा माना जाता है, और चंद बरदाई ने लिखा भी है कि गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वाला भी कौन था, तो ये आमंत्रित करने वाला था कौन, जयचंद, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए युद्ध मैंने पहले भी बताया। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। एक पक्ष पृथ्वीराज चौहान होते हैं और दूसरे होते हैं गौरी। इस युद्ध में गौरी युद्ध में बुरी तरह से पराजित होता है, इसको जान के लाले पड़ते हैं, जान बचाकर ये भागता है। 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें गौरी फिर से पृथ्वीराज के आमने सामने होता है और इस युद्ध में जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारते हैं। जयचंद की गद्दारी और भी फैक्टर थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स में, है ना। तुर्क आक्रमण वाला देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। 1100 अब ये जैसे पृथ्वीराज की पराजय होती है जो है, भारत में तुर्क शासन की स्थापना के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े राजा थे जो पराजित हो जाते हैं। अब गौरी का मित्र था जयचंद, लेकिन गौरी जानता था कि जयचंद को हराए बिना भारत में उसका रास्ता साफ नहीं होगा, इसीलिए ठीक 2 साल के बाद 1194 में गौरी जो है ये जयचंद पर हमला कर देता है और चंदवार का युद्ध होता है। इस चंदवार के युद्ध में गौरी जयचंद को मार देता है और इस तरह से जयचंद भी समाप्त हो जाता है और भारत पर जो है ये गौरी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद गौरी यहाँ से अपने देश लौट जाता है और यहाँ अपना शासन छोड़ के चला जाता है अपने गुलाम सेनापतियों के हाथों में, और मध्य एशिया की राजनीति में गौरी व्यस्त होता है और बाद में वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो गौरी के गुलाम सेनापति होते हैं ये 1206 में भारत में एक राज्य की स्थापना करते हैं जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और पहला जो वंश स्थापित करता है वो करता है गौरी का गुलाम सेनापति जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। ये सिर्फ सुन लीजिए, आगे हम लोग इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चौहानों का भी काम खत्म हो जाता है। अब चौहानों के बाद एक वंश हमारे पास बचता है जिसका नाम है चंदेल वंश। तो आइए थोड़ा सा इस पर भी हाईलाइटेड कर लेते हैं इसको।
चंदेल जो थे ये चंदेल जनजातीय मूल के राजपूत थे, है ना, ट्राइबल मूल के, है ना, राजपूत थे। ये भी प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत के रूप में काम कर चुके थे और जब प्रतिहारों का पतन हो जाता है तो इन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इस वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था नन्नुक। संस्थापक याद रखना है। इनका मुख्य क्षेत्र जो था ये था बुंदेलखंड और इनकी राजधानी जो थी ये थी खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो है ये अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, अभी बात करेंगे। आइए अब नोट में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, खजुराहो के प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर हैं, है ना, या खजुराहो में जो मंदिर है ये विष्णु के मंदिर है। इसका निर्माण करवाने वाले थे चंदेल शासक यशोवर्मा। ठीक है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था चंदेल शासक यशोवर्मा ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। महमूद गजनवी से जिस चंदेल शासक ने युद्ध किया था उस शासक का नाम था विद्याधर। महमूद गजनवी खुखार जिसने 17 बार आक्रमण किए थे, उसका सामना हुआ था इस विद्याधर से। ठीक है, अधिकांश जो छोटे मोटे राजा थे ये गजनवी के सामने हथियार डाल देते थे, परंतु जो चंदेल शासक विद्याधर थे इन्होंने डटकर इनका मुकाबला किया था। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक बार जो है ये चंदेल वंशी शासक परमार्दी देव पर हमला किया था। ठीक है, परमार्दी देव पर जब हमला किया था तो पृथ्वीराज चौहान को परमार्दी देव के दो योद्धा थे, एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जो है ये काफ़ी परेशान किया था और इस युद्ध से ये दोनों काफ़ी वीर के रूप में बनकर उभरे थे, जिनकी तारीफ जो है ये पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पूछा जाता है आल्हा और उदल कौन थे, तो आल्हा और उदल जो थे ये चंदेल शासक परमार्दी देव के योद्धा थे और ये अद्भुत वीर थे और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के दौरान इन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। इतनी बात आपको याद रखना है, परमार्दी देव के योद्धा थे, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो चंदेल है, इन चंदेलों ने कई सुंदर नगर बसाए थे जिनमें खजुराहो, महोबा और कालिंजर। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये कालिंजर। आपका शेरशाह जो है इसी किले को जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु होती है, ये आगे की बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। ये जो खजुराहो, महोबा और कालिंजर है इसको बसाने वाले जो थे ये शहर बसाने वाले चंदेल राजपूत थे। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे यहीं पर ये समाप्त होता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियो को, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसके व्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ाइए, तभी आगे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट लगता है। बार बार मैं बात बोलता हूं आपको। और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। अभी परीक्षाएँ स्थगित हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में परीक्षाएँ होंगी, इसीलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और संभव हो सके तो जो मैंने इसमें डायग्राम्स बहुत मेहनत करके बनाए हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हैंड रिटन नोट्स आप ज़रूर बनाइए, हाथ से लिखिए नोट्स को। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो उससे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके इस क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।